बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाइटामिन्स है। जैसा कि पहले आपने कुछ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स पढ़े थे, उसमें विटामिन ए, डी, ई, के थे। विटामिन सी आपने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स। इन्हें बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स भी कहते हैं और ये वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं। सबसे पहले विटामिन थायमीन। थायमीन जो है इज़ आ B1 विटामिन। ये जो है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से इसकी फॉर्मेशन होती है। इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो क्या है? थायामीन पायरोफॉस्फेट। थायामीन पायरोफॉस्फेट। इस वजह से इसे हम बहुत सारे रिएक्शंस में थायामीन पायरोफॉस्फेट भी कहते हैं, TPP। थायामीन पायरोफॉस्फेट इसकी एक्टिव फॉर्म है। और ये बहुत सारे ऐसे आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिसमें ये एक्ट एज अ कोएंजाइम, इसलिए इन शॉर्टली जो है ना इसको हम TPP। एक एंजाइम होता है। एंजाइम तो किसी भी रिएक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन थायमीन जो है इन दिस एक्टिव फॉर्म एक्ट एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। इस तरह से इसकी जो बहुत एक्टिव फॉर्म है वो है थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन जो है विटामिन B1 सोल्युबल विटामिन है। इस डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बेरी। इसकी डेफिशिएंसी जो बीमारी होती है वो सबसे जो 5th पॉइंट है, बेरी जो है इसकी डेफिशिएंसी से बीमारी हो जाती है। आखिर में पढ़ेंगे हम उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। अब अगर इसके सिनोनिम देखें, इससे जो मिलते जुलते नाम जो इसकी डेफिशिएंसी से, जैसे विटामिन B1 की डेफिशिएंसी जो बीमारी होती है तो इसे एंटी बेरी फैक्टर भी कहते हैं। सिनोनिम इसके जो मिलते जुलते नाम है एंटी बेरी फैक्टर, एंटी न्यूराटिक फैक्टर, क्योंकि जो आपका विटामिन B1 है, थायमीन है, ये बहुत सारे जो नर्व ट्रांसमिशन रिएक्शन हैं उसमें हेल्पफुल है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक केमिकल बनता है जिसे कहते हैं एसिटाइल कोलिन। हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन एक ऐसा केमिकल है जो आपके न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होते हैं और नर्व ट्रांसमिशन होती है उसमें रिक्वायर्ड होता है। इस वजह से इसे एंटी न्यूराटिक फैक्टर कहते हैं कि न्यूरॉन्स नर्व ट्रांसमिशन अगर प्रॉपर नहीं होती तो उसकी वजह से जो न्यूरॉन प्रॉब्लम्स होते हैं एंटी न्यूरोटिक के तौर पे, तो इसलिए इसको एंटी न्यूरोटिक फैक्टर भी कहते हैं। नर्व ट्रांसमिशन के बाद थायमीन है, इसका एक्चुअल थायमीन है। सोर्सेज की बात करें तो ये पाया जाता है इन द आउटर लेयर ऑफ द ग्रेन्स, ब्रान एंड द राइस पॉलिशिंग। जो आउटर लेयर होती है बहुत सारे सीरियल्स की और पल्सेस की, जो बहुत सारे आउटर लेयर होती है उससे ये हासिल किया जाता है। इसके अलावा जो राइस होते हैं, पॉलिश्ड राइस होते हैं, उसमें भी ये राइस जो पॉलिशिंग होती है उसमें भी पाया जाता है। इस तरह से जो राइस जो है ना वो पॉलिश्ड हो जाते हैं। पॉलिश होने से पहले जो राइस होते हैं वो कहलाते हैं कि उसमें विटामिन B1 की अच्छी मिकदार होती है, लेकिन जो राइस्ड पॉलिश्ड हो जाते हैं जो राइस, उसमें से विटामिन थायमीन जो है B1 ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जैसे वो कहते हैं ना कि दाल जो है वो जो मिक्स दाल है उसके ऊपर एक जो छिलका सा होता है, आउटर लेयर जो होती है, कवरिंग होती है बहुत सारी सीरियल्स में और दालों में, तो वो जो है ना क्या होता है, लॉट ऑफ फाइबर भी होता है, उसमें थायमीन की मिकदार भी ज़्यादा होती है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि थायमीन जो है उसमें डेफिशिएंट हो गया है। तो ये जो सोर्सेज ने बात की तो यहाँ पे पाया जाता है एनिमल सोर्स में एग, यॉक, लीवर, मिल्क, किडनी, हार्ट एंड लिवर ऑफ द फिश containing the vitamin B1। प्लांट में होल सीरियल्स, yeast, whole meat, wheat, flour, pulses, nuts and the fresh fruits, vegetable contain it to a lesser extent। मतलब कि नट्स वगैरह में, दालों में, सीरियल्स में और मीट में, किडनी में, हार्ट में, उसमें पाया जाता है, लेकिन इसकी बहुत कम मिकदार जो है आपके सब्ज़ी में पाई जाती है। अच्छा, अब आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। एक्ट एज आ कार्बोक्सिलेट। आपने पढ़ा होगा क्रैब साइकिल, ये सुना आपने? क्रैब साइकिल सुना है कभी आपने?
क्रैब एक साइकिल है जो कि जिसमें आपके कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं और उसी प्रोडक्ट में सक्सिनाइल कोलिन, जैसे मैंने एसिटाइल कोलिन का जिक्र किया, एसिटाइल कोलिन तो इस ये जो है केमिकल भी बन रहा होता है क्रैब साइकिल जो है उसके नतीजे में। लेकिन सबसे पहले आप ये शॉर्ट सा रिएक्शन देखें और फिर ये शॉर्ट सा रिएक्शन देखें। ये एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेट। क्रैब साइकिल में जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट एसिड, वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें जो है आपका जो एंजाइम होता है वो क्या है, कार्बोक्सिलेज है। लेकिन थायामीन जो है वो एक्ट एज अ कोएंजाइम। कार्बोक्सिलेज एज अ एंजाइम एक्ट करता है और जो थायामीन है B1 है वो भी इसमें ऐड होता है, थायामीन पायरोफॉस्फेट। इट एक्ट एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम की मौजूदगी की वजह से एसिटाइल CoA बनता है और एसिटाइल CoA बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ब्लड की pH है वो मेंटेन हो रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन की वजह से आपकी जो ब्लड गैसेज हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये वो साइकिल है जिसमें एज अ बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है और एसिटाइल CoA बन रहा है। अगर थायमीन ना हो, थायमीन की एब्सेंस हो, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, अफेक्ट होगा। ये वाला जो प्रोसेस है नहीं होगा। इसी तरह से जो सिट्रिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है कीटो ग्लूटेरिक एसिड में और उसमें कन्वर्जन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। इसमें जो है अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेज एंजाइम होता है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेज एंजाइम एक्ट करता है और इसके साथ ही TPP थायामीन पायरोफॉस्फेट एक्ट एज अ कोएंजाइम। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये मालूम हुआ कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर थायमीन की डेफिशिएंसी हो तो उसके नतीजे में जो ये आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? कोएंजाइम के तौर पे इन दोनों रिएक्शंस में जो आपका थायमीन पायरोफॉस्फेट है वो उसकी एक्टिव फॉर्म है और वो एज अ कोएंजाइम एक्ट कर रहा है। एंजाइम तो इसमें जो है कार्बोक्सिलेज और यहाँ पे कीटो ग्लूटरेज एंजाइम। यहाँ पे पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है इसमें एसिटाइल CoA में, पायरुवेट डिहाइड्रोक्सिनेज एंजाइम। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लें, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये पहले वाले रिएक्शन में और कीटो जी ये एंजाइम है कीटो ग्लूटिरेज जिसमें कीटो ग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट हुआ। कीटो ग्लूटेरेज जो है ना वो एंजाइम है, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, ये कीटो ग्लूटेरेज उसका एंजाइम है और जो पहले वाला रिएक्शन था उसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। इन दोनों रिएक्शंस में थायमीन जो है इज एक्टिंग एज अ कोएंजाइम। विटामिन सेकंड जो है आपका विटामिन जो है थायमीन, विटामिन B1 आल्सो एक्ट एज अ ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज में इसमें बहुत सारे जो आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है उसमें विटामिन जो है आपका B1 उसमें भी ये एज अ कोएंजाइम एक्ट कर रहा है क्योंकि बहुत सारे जो आपके अमाइनो एसिड्स उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है तो उसमें थायमीन जो है इज़ एक्टिंग एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम है इसलिए इसको कहा गया है कि ये एक्ट करता है एज अ कीटो, क्योंकि ये जो आपका ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है उससे जो है इसके कोएंजाइम होने की वजह से इस फंक्शन को क्या होता है, ये फंक्शन
डबल इन्हांस हो जाता है। तो इसके लिए इसको कहा गया है कि ये एक्ट करता है एज अ ट्रांसकीटोलेज और एज अ कार्बोक्सिलेज। थर्ड फंक्शन है कन्वर्जन ऑफ द फैट। इट हेल्प्स द एंजाइम सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन। जब भी आपकी बॉडी में एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं तो एट द टाइम ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका इमीडिएट सोर्स होता है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट के बाद आपका जो सेकंड सोर्स होता है एनर्जी के लिए वो होता है फैट। जो आपकी फैट डिपॉजिट होती है वो कन्वर्ट होके आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। लास्ट सोर्स जो है प्रोटीन होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन जो है ना सबसे लास्ट में उनकी ब्रेकडाउन होती है, वो भी फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होके आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है आपका थायमीन है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन। इस तरह से ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कन्वर्जन ऑफ फैट। Growth, vitamin B1 is essential for the normal growth and development of the body just like other vitamin। अच्छा, अब इसका जो मेन रोल है एक्शन ऑन द CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें चूँकि आपका जो B1 है ये बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करवा रहा है, कन्वर्जन ऑफ द फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो रेडीली अवेलेबल करवा देता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करता है अपने नॉर्मल फंक्शन कैरिंग आउट करने के लिए। आपका जो हार्ट है उसका बहुत जो है मतलब कि वो बहुत स्पेसिफिक और एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसमें थायमीन जो है वो रेडीली अवेलेबल करता है कार्बोहाइड्रेट को फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन बाय द हार्ट। तो इस तरह से इसका रोल है कि वो इसलिए हार्ट जो है वो बहुत डिपेंडेंट होता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन एंड फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ मेड कन्वीनियंट बाय द प्रेजेंस ऑफ द थायमीन। तो इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट जो पैरेलल थायमीन की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट भी पैरेलल मौजूद होता है और उसके साथ साथ जो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन है वो भी कंटिन्यू रहता है। अब आते हैं बेरीबेरी। बेरीबेरी जो है वो एक बीमारी का नाम है जो कि थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है और इसकी वजह से ये होता है कि बेरी का मतलब है आई कैन नॉट इट, कि ये सीवियरिटी हो जाती है, ये वो सीवियरिटी है जिसमें वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी जो बॉडी है वो इस तरह से लगती है कि जैसे पैरालाइज हो गई है, यू कैन नॉट वर्क। क्योंकि थायमीन की डेफिशिएंसी, आपने ये वाले रिएक्शंस पढ़े, क्रेब्स साइकिल में एसिटाइलकोलिन बन रहा होता है। एसिटाइलकोलिन जो है वो आपकी नर्व ट्रांसमिशन क्या होती है कि आपके दिमाग से जो पैगामात हैं वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाना। तो अगर नर्व ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं होती, न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक फील करेगी और एक तरह से वो पैरालाइज्ड हो जाएगी। तो विटामिन जो थायमीन है इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है नर्व ट्रांसमिशन में। इसके अलावा जो लोग क्रोनिक अल्कोहलिज्म के शिकार होते हैं उनमें भी जो है ये वाली थायमीन जो है ना वो बहुत डेफिशिएंट हो जाता है। तो उसमें भी वो रेस्टलेस और एटेक्सिया, हरकत, आपके जो पेरिफ्रीज हैं उनकी हरकत का डिस्टर्ब हो जाना, हाथ पाँव की हरकत का जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाना, एटेक्सिया, वो हरकत नहीं कर पाते, और डिमेंशिया, मेमोरी लॉस होना शुरू होना, तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा जो आपका जो क्रेब्स साइकिल है, इस क्रेब्स साइकिल के नतीजे में आपका जो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है, जैसे पायरोवेट से स्टार्ट हुआ, पायरोवेट जो क्रेब्स साइकिल होता है इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एटीपी। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी।
और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की मदद से आपके जो सेल हैं बॉडी के वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर थायमीन की एब्सेंस होती है, इट एक्ट एज अ कोएंजाइम इन दिस केमिकल रिएक्शन, तो एटीपी जो है ना वो क्या होगा, जनरेट नहीं हो पाएगा। जब एटीपी जनरेट नहीं हो पाएगा तो वीकनेस हो जाएगी, और उस वीकनेस के नतीजे में आपके जो सेल हैं जिन्होंने बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो वो सेल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से ओवरऑल जो आपके सेल की परफॉर्मेंस है वीक हो जाएगी। तो इसलिए थायमीन जो है इज़ हैविंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2। विटामिन B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, हीट स्टेबल विटामिन भी है। इस डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एरिबोफ्लेविनोसिस। एरिबोफ्लेविनोसिस इसकी जो डेफिशिएंसी है एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाती है। इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाई FAD। इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो कौन सी है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएट करते हैं FAD। इसके अलावा एक और भी इसकी एक्टिव फॉर्म पाई जाती है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड FMN, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ये भी इसकी एक्टिव फॉर्म है, लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। ये किस तरह से उसमें आई, वजूद में आई कि अगर FMN प्लस इसमें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाए, अगर FMN में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ग्रुप कर दिया जाए तो उससे क्या बनता है, FAD। इस तरह से, ठीक है। तो ये इसकी मोस्ट एक्टिव फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम एब्रीविएट करते हैं FAD, एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अगर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड में एक ग्रुप एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ऐड कर दिया जाए तो इससे बनता है FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्लियर है यहाँ तक? ये इसकी एक्टिव फॉर्म्स हैं। ये भी आपके बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उसमें एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है। तो इस तरह से वो एंजाइम जो कि राइबोफ्लेविन की मौजूदगी की वजह से एक्टिवेट होते हैं तो उसे हम सम टाइम कहते हैं फ्लेवो एंजाइम्स। चूँकि अदर एंजाइम्स जो हैं इसकी मौजूदगी की वजह से एक्टिवेट हो रहे होते हैं, तो वो एंजाइम जो कि इसको एज एन एंजाइम के तौर पे ये उन एंजाइम के साथ एज एन कोएंजाइम एक्ट कर रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं फ्लेवो एंजाइम्स भी। इस तरह बहुत सारी मेटल्स भी हैं जिनके साथ मिलके ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में। सिनोनिम है इसका राइबोफ्लेविन एंड द लैक्टोफ्लेविन। सोर्सेज केमिकल स्ट्रक्चर की बुक में गिवन है, आप देखेंगे कि बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हैं, दैट शोज दैट कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। सोर्सेज जो हैं इसके एनिमल सोर्स एंड द प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स की अगर बात करें, सोर्स है कि ये कहाँ से हासिल किया जाता है। एनिमल सोर्स की अगर बात करें तो ये बहुत वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द नेचर। एक्सीलेंट सोर्सेज जो हैं लीवर, किडनी, हार्ट, फिश, eggs and the milk are containing the large amount of the riboflavin. फ्रेश प्लांट सोर्स में फ्रेश फ्रूट्स, रूट वेजिटेबल्स लाइक कैरोट, गाजर,
ये बहुत अच्छा सोर्स है राइबोफ्लेविन का, और ये आपके जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं वो भी सिंथेसाइज करते हैं राइबोफ्लेविन। फंक्शन जो है इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व है। राइबोफ्लेविन जो है बहुत सारे जो बायोलॉजिकल रिएक्शन वो हैं उसमें फास्फोराइलेटेड जो रिएक्शंस हैं उनमें हेल्पफुल होता है। फास्फोरिलेटेड रिएक्शन जो कि मेनली किस में होते हैं, किडनी में और इंटेस्टाइन में हो रहे होते हैं। फास्फोरिलेटेड रिएक्शन जो होते हैं वो किडनी और इंटेस्टाइन में होते हैं, उसमें बड़ा एक्टिव रोल है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन राइबोफ्लेविन की कि वो क्या क्या होती है। मेनली जो आप 3 चीज़ें याद रखें, जो मेजर ऑर्गन्स हैं जो कि अफेक्ट हो रहे होते हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, उसमें है डर्माटाइटस, आपकी जो स्किन की लेयर है वो अफेक्ट हो रही होती है, डर्माटाइटस, TI, डर्माटाइटस। नंबर 1 चिलोसिस। चिलोसिस क्या है? swelling and the lesions on the lips। ग्लोसाइटस। ग्लोसाइटस का मतलब क्या है? जो आपकी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर जो है ना वो छालीनुमा लीजन्स बन जाते हैं। तो जो मेजर ऑर्गन है वो है इसके डर्माटाइटस, चिलोसिस एंड द ग्लोसाइटस। अब आ जाए माउथ लीजन्स इन्वॉल्व द टंग, ग्लोटिस एंड द फेरेंक्स। माउथ लीजन्स उसमें कौन से आते हैं? टंग पे आपके जो है ना लीजन्स बन जाते हैं छालीनुमा, इसके अलावा ग्लोटिस और फेरिंग्स में। वीकनेस में ड्रॉजीनेस एंड द लेजिट्यूड। ड्रॉजीनेस हो जाती है, लेजिट्यूड का मतलब है सुस्ती, काहिली। रेडनेस एंड शाइनी अपीयरेंस ऑफ द लिप्स। चिलोसिस, लीजन्स एट द एंगल ऑफ द माउथ। ये जो आपके साइड्स हैं, आपकी जो लिप्स की दोनों साइड्स होती हैं उस पे लीजन्स बनने से क्रैक हो जाती हैं, क्रैक इस तरह से लीजन वो बन जाते हैं। एंगुलर स्टोमाटाइटिस, पेनफुल फिशर्स, जो वो कट लग जाते हैं, फिशर्स बन जाते हैं, तो वो आपके एट द कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स डेवलप हो जाते हैं। डर्माटाइटिस, स्किन बिकम स्केली, ग्रीजी एंड द इनइलास्टिक। स्केली होगी तो उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। द समरी में ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लेविनोसिस। इसकी जो बीमारी है उसे कह रहे होते हैं फ्लेविनोसिस, एरिबोफ्लेविनोसिस ये भी कहते हैं, फ्लेविनोसिस भी कहते हैं। सोल्यूबल स्टेबल है हीट में, एसिडिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन में, लेकिन ये इनसोल्यूबल है और नॉट स्टेबल है इन द अल्कलाइन मीडियम। एसिडिक मीडियम में स्टेबल है, अल्कलाइन मीडियम में स्टेबल नहीं है। ये बहुत अच्छा सोर्स है। किससे हासिल होता है? हमें ज़्यादातर एनिमल्स में इसकी वो जो है ना वो मौजूदगी पाई जाती है। एनिमल सोर्स से हमें ज़्यादा अच्छा हासिल होता है राइबोफ्लेविन। एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में और ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। इसी वजह से जिन एंजाइम के साथ मिलकर ये एक्ट करता है उसे हम कहते हैं फ्लेवोएंजाइम्स। और डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लोटिस, चिलोसिस एंड द एंगुलर स्टोमाटाइटिस। यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।